स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकी जीए चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कोस्ट, जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो को देखा होगा और याद करने की कोशिश की होगी, कुछ को याद हो गया होगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आपके दिमाग से मिस नहीं होगा। इसको ऐसे तरीके से याद करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला है जीडीपी। जीडीपी क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हिंदी में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए 3 अल्फाबेट हैं जीडीपी। तो एक वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल, मान लो 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ये हो गया एक वित्त वर्ष। उसमें देश की सीमा के अंदर मान लो ये अपना प्यारा सा भारत है। इसकी सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, उसमें जो अंतिम वस्तुओं का मतलब होता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को कैसे देखते हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। जो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, मान लो आपके पास गेहूं है। गेहूं से आपने बना दिया आटा। आटा से बना दिया आपने, मान लो ब्रेड बना दिया। ब्रेड या पाव बना दिया। तो जो गेहूं है और ये आटा है, इसको बोलेंगे मध्यवर्ती गुड्स, यानी मध्यवर्ती वस्तु, या इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो ये आटा है और ये ब्रेड, ये क्या होगा? फाइनल गुड्स, यानी अंतिम वस्तु जो मार्केट में आ रही है। तो इस अंतिम वस्तु पे ही लगेगा ये। और सेवाओं यानी सर्विस पे। इंडिया के अंदर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस होंगी, फाइनल गुड्स और सर्विसेज सीमा के अंदर, उसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या सकल घरेलू उत्पाद। अब अभी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अब कैसे मेजर करते हैं जीडीपी को? जीडीपी जीडीपी को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मान लो जीडीपी, हमें इसकी क्या करनी है? गणना करनी है। तो जीडीपी को करेंगे, एक मेथड होता है आय, दूसरा मेथड होता है व्यय यानी खर्च, तीसरा मेथड होता है उत्पाद। उत्पाद हो गया। तो आय को इंग्लिश में बोलेंगे इनकम मेथड, व्यय को बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पाद को बोलेंगे प्रोडक्ट मेथड। तो इंडिया में कौन सा यूज होता है? ये प्रोडक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? इसको दूसरा नाम है वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड इसको ये भी बोलते हैं। ये 3 तरीके से जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। अब वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में देख लेते हैं क्या है।
वैल्यू एडिशन। इसमें जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपको बताया कि आपके पास गेहूं है, गेहूं से आपने बनाया आटा, आटा से बनाया पाव या डबल रोटी बना दिया आपने। गेहूं आपका मान लो 23 रुपए किलो है, आटा बिक रहा है आज के टाइम पे 35, और पाव 1 किलो के हिसाब से बता रहा हूं मैं, 1 kg के हिसाब से पाव मान लो चला जाएगा 70 रुपए का। तो जीडीपी में जो काउंट होगा ये वाला रेट काउंट होगा, ऐसे काउंट नहीं करेंगे 23 प्लस 35 प्लस 70, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो जीडीपी में क्या काउंट होगा, देखिए 23 था, उसमें कितने ऐड हुए, प्लस 12, 23 और 12 35, और 35 में क्या ऐड हुए, प्लस 35। तो ऐसे ऐड होगा 23 12 35, ये फाइनल में जुड़ के कितना आएगा, ये 70 ही आएगा। तो इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट जो अंतिम वस्तु है, अंतिम वस्तु उसी को ही जोड़ा जाता है। अब जीडीपी की टाइप, जीडीपी हमने पढ़ ली क्या होती है, अब पढ़ेंगे जीडीपी की टाइप कितनी है। तो ये जीडीपी है, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब इसकी टाइप देखते हैं, एक होती है नॉमिनल, एक होती है नॉमिनल, एक होती है रियल। नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फर्क है, हिंदी में भी यही नाम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। नॉमिनल में देखते हैं, नॉमिनल में इसमें क्या होती है, महंगाई जुड़ जाती है, इसको कह सकते हैं करंट जीडीपी। करंट जीडीपी इसको कहा जा सकता है। जैसे नॉमिनल जीडीपी है ये, मान लो आज प्याज 60 रुपए चल रहा है, एक मंथ पहले ये क्या था, 30 रुपए था। तो आज की डेट में अगर जीडीपी निकालेंगे तो जीडीपी क्या आएगी, बढ़कर आएगी महंगाई के हिसाब से। तो ये नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी हमेशा बड़ी होती है किससे, रियल जीडीपी से। रियल जीडीपी से हमेशा बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि इसमें महंगाई ऐड हो जाती है, इसमें महंगाई ऐड नहीं होती। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि नॉमिनल और रियल में कौन सा बड़ा होता है, तो ये बड़ा होता है रियल से। रियल जीडीपी को हम बेस ईयर मानते हैं 2011 2012। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, मान लो 2011-12 में सिलेंडर का, एलपीजी का सिलेंडर कितने का था, 450 रुपए का, और आज करंट में कितने का है, करंट में मान लेते हैं 1000 रुपए का है। तो आप देख सकते हैं, जब हमें आज की डेट में अगर निकालना हो नॉमिनल जीडीपी, तो 1000 पे काउंट होगा, यानी कि जीडीपी हमारी ऐसे बढ़ जाएगी। इसलिए इसको बेस ईयर किसको माना गया है, 2011-12 से, 2011-12 से इसको निकाला जाता है, नहीं तो हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब रियल जीडीपी अपनी इससे इससे कैलकुलेट करते हैं। इसी में होता है एक जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है महंगाई में, या फिर जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल बाय रियल इंटू 100। मान लो सिलेंडर अब कितने का हो गया, 1000 का, और 2011-12 में मान लो 500 का था। रियल जीडीपी आएगा ना, 2011-12 का बेस ईयर लेंगे, कितने का था, 500 का, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो 200% क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर किसका रेशियो है, एन बाय आर इंटू 100। क्या बताता है कि एन क्या है, आज के समय में, आज के समय में जो रेट है, और आर जो 2011-12 में था, उससे कैलकुलेट करते हैं इसको, इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनकम मेथड।
इनकम मेथड, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, इसको वैल्यू एडिशन मेथड भी बोलते हैं। कैसे वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट में ऐड होती है इसको बता चुका हूं पहले ही। अब फॉर्मूला ये मेन चीज है कि इसको कैसे याद करें ट्रिक से, और अगर एग्जाम में आ जाए तो हम इसको बना लें। तो देखो, जैसे मैंने बताया जी डी पी, बस इसमें 3 अल्फाबेट हैं, 1 2 3, ये 3 अल्फाबेट दिख रहा है। इसमें जो लास्ट वाला है वो क्या है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद, वो तो कॉमन ही रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो ग्रोस है इसका मतलब होगा टोटल। ट्रिक बता रहा हूं याद करने की, नेट, जहां भी नेट लिखा आ जाए ये समझ लेना ये किसी से प्लस माइनस होके आया है, ये किसी से प्लस माइनस होके आया है। नेट का मतलब शुद्ध, यानी कहीं से ये जमा घटा करके आया है। बस इतना बात याद रखना, ग्रोस का मतलब टोटल और नेट का मतलब कहीं से प्लस माइनस करके लाया गया है इसको। अभी इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक में पहला हमने देखा ग्रोस, ग्रोस से क्या हुआ नेट, यानी 3 अल्फाबेट थे, 3 अल्फाबेट में पहले वाला क्या है ग्रोस, ग्रोस से मान लो एनडीपी में चेंज हो गया, पी से पी सेम है और ये डी से डी भी सेम है, देख रहे हो। लेकिन ग्रोस से किस में चला गया, नेशनल में, नेट में चला जाएगा। तो उसमें क्या करना है, जब ग्रोस से नेट में जाना है तो ग्रोस का मतलब क्या है टोटल, और इसका मतलब क्या है कहीं से प्लस माइनस करके आया है। तो जब भी हमें ग्रोस से नेट में जाना है तो ये बात ध्यान रखना है कि ये कहीं से प्लस माइनस करके आया है। तो ग्रोस में से क्या घटाएं कि ये नेट आ जाए, तो उसमें हमें घटानी पड़ती है घिसावट। घिसावट का मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये हमें ग्रोस में से घटाना पड़ेगा तभी नेट आएगा। इसको कैसे याद रखें, देखो आपने कोई कार ली 10 लाख की, 10 लाख की आज वो कार है, 1 साल बाद वो क्या हो जाएगी 9.5 की हो जाएगी, अगले 2 साल बाद वो 8.5 की हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वैल्यू उसका घट रहा है, यानी घिसावट आ रही है। जो जितने पैसे आपने नई खरीदने में दिए थे अब उसके उतने पैसे नहीं मिलने वाले, उसी को कहते हैं घिसावट। तो जैसे मैंने बताया पहले ही कि जब भी आपको जाना है ग्रोस से, जब भी आपको ग्रोस से नेट आपको दिखाई दे तो आपको मालूम रहना चाहिए ये तो क्या था टोटल, और ये किसी से प्लस माइनस करके ही आया होगा। तो ग्रोस से नेट में जाने के लिए माइनस डी यानी डेप्रिसिएशन या घिसावट, ये याद रखना है आपको। और दूसरा फार्मूला क्या है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, जैसे जीडीपी, जीडीपी को चेंज करना हमें एनडीपी। अब ये देखिए पी और पी सेम है, डी और डी कट जाएगा, लेकिन ग्रोस से इसमें जाना है नेट में तो इसको क्या घटाना पड़ेगा माइनस डी यानी घिसावट। लेकिन अगर इसका उल्टा करना हो, अगर उस नेट से डी में जाना हो, नेट से डी में जी में जाना हो ग्रोस में, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें प्लस डी यानी घिसावट को ऐड करना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक का ट्रिक देखते हैं, ये बहुत ही आसान पढ़ने वाला है। देखो दूसरा है डोमेस्टिक, अब डी से हमें जाना है नेशनल में। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घरेलू से हमें जाना है नेशनल में। तो नेशनल के लिए देखिए डोमेस्टिक क्या होता है, एक छोटा एरिया होता है। मान लो आप डोमेस्टिक लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो तो क्या वो छोटा लेवल है, जब राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच जाओगे राष्ट्रीय तो एक बड़ा लेवल हो जाएगा। मान लो आपकी कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे है यानी छोटी कंपनी है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है तो बहुत सारे पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे आएंगे विदेशों से, NIFA यानी नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त धन। जब भी आपको दिखाई दे कि हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो देखिए डोमेस्टिक का लेवल तो छोटा होता है, छोटे से आपको जाना है बहुत बड़े में।
बहुत बड़े में जाना है तो आपको पैसा चाहिए विदेशों से, विदेशों से पैसा चाहिए, तब जब आपको पैसा मिल जाएगा तभी तो आप बड़े हो गए। इस तरीके से आपको याद रखना है, यही इसकी ट्रिक है। फिर से बताता हूँ। फिर से बताता हूँ, पहला जो फॉर्मूला था वो ग्रोथ से नेट पे गए तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस डी, इधर से इधर जाना है तो प्लस डी। क्यों, ग्रोस टोटल था, ये घटा प्लस माइनस करके ही आया होगा। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। छोटी कंपनी थी, छोटी से बड़ी हो गई, तो आपको क्या करना है, बड़ी करने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, पैसा, विदेशों से प्राप्त पैसा, शुद्ध आय, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। लेकिन अगर नेशनल से बड़े से छोटे में जाना है, यानी आपके पास पहले बहुत सारे पैसे थे लेकिन अब सिकुड़ गए हैं, कम हो गए हैं, डोमेस्टिक हो गए हैं, तो घटाना पड़ेगा, NIFA। इस तरीके से दूसरा फार्मूला भी याद हो जाएगा। आप दो फॉर्मूले आप याद कर चुके हैं। अब इसको चेंज करना है, ये आपके पास एग्जाम में आ गया मान लो, इसको चेंज करना है। जैसा मैंने बताया कि इसमें कितने अल्फाबेट हैं, 3, इसमें भी 3 है, पी से पी कैंसिल कर जाओ। ठीक है, आप देख रहे हो ये जी से एन में चेंज हो गया। जी का मतलब क्या था, ग्रोस, ग्रोस से चेंज हो गया नेट में। ग्रोस का मतलब था टोटल, टोटल से ये प्लस माइनस करके आया होगा। तो हमने टोटल कार ली थी 10 लाख की, बाद में वो वैल्यू घट के उसकी कितनी रह गई, हर साल घटती जा रही है, यानी उसमें घिसावट, घिसावट क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, घिसावट या डेप्रिसिएशन कह सकते हो। तो जी से एन में जाने पर हमें माइनस डी करना पड़ेगा। फिर अब दूसरा अल्फाबेट ले लो, एन से डी में चला गया, दूसरा अल्फाबेट एन से डी में चला गया। ये क्या है, एन नेशनल है, एन नेशनल है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, ये नेशनल से किस में जा रहा है, डोमेस्टिक में। ये मैंने बताया आपको, नेशनल से राष्ट्रीय स्तर से आप घरेलू स्तर पे आ रहे हो, यानी आपकी, आपके पैसे क्या हो गए, कम हो गए। तो इसमें भी क्या घिसावट करनी पड़ेगी, ये जो विदेशों से पैसा आ गया वो कम हो गया। क्यों, आप राष्ट्रीय से डोमेस्टिक पे आ रहे हो, बड़े से छोटे हो गए, आपके पास बहुत सारे पैसे थे अब वो कम रह गए। इस तरीके से ये फॉर्मूला एग्जाम में आया, तो आपको 4 ऑप्शन तो देगा ही। तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है कि, फिर से देखिए, जी से एन पे गए तो माइनस डी, एन से डी पे गए तो माइनस NIFA। क्यों, क्योंकि ये नेशनल है, ये बड़ा है, बड़े से छोटे में जा रहे हो। अगर यहाँ डी होता डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाते तो यही फार्मूला NIFA प्लस में हो जाता। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे हमेशा के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको सभी फार्मूले इसी में याद होने वाले हैं। अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए, ये है GDP, ये है NNP। क्या क्या चेंज हो रहा है, P तो सेम है, ठीक है, इसमें G से N जा रहा है और D से N आ रहा है। तो मैंने फिर बताया कि ग्रोथ से नेट पे गया है तो कुछ प्लस माइनस हुआ होगा। क्या प्लस माइनस हुआ है, घिसावट, घिसावट। तो जी से एन पे गया तो घिसावट माइनस डी, और डी डोमेस्टिक से नेशनल पे गया है, डोमेस्टिक से नेशनल पे गया है, यानी छोटे से बहुत बड़े पे गया है, यानी विदेशों से बहुत सारा माल आया होगा, NIFA। इसको प्लस कर दो, बस यही इसका फॉर्मूला है, खत्म इसकी कहानी, टाटा बाय बाय। यही एग्जाम में आता है, इसी में कंफ्यूज रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है NNP, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। इसको कैसे देखते हैं, देखिए, NNP की फुल फॉर्म देखिए, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध
राष्ट्रीय उत्पाद। इसके दो टाइप हैं, इसको दो टाइप में मेजर करते हैं। एक तो एक फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री प्राइस पे, फैक्ट्री कॉस्ट पे, एक है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे। इसी फैक्टर कॉस्ट को ही कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसी को ही कहते हैं। तो अब इसको कैसे करें, ये भी हो जाएगा आसानी से। तो ये देखिए फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, मान लो आपने कार ली, उसमें लिखा रहता है एक्स शोरूम प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस लिखा रहता है ना। 9 लाख की कार है, 1 लाख इस पे आरटीओ चार्ज लगा देते हैं, 1 लाख। फिर इंश्योरेंस के 20 से 35 हजार तक ले लेते हैं। तो ये सारा टोटल करके जो आता है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस। आपको कार कितने की पड़ी, मान लो वो 10-35 की पड़ी, 10,35,000, ये जो है मार्केट प्राइस ये वाला है। और जो कार की एक्स शोरूम है वो कार की क्या है, फैक्टर प्राइस यानी फैक्टर कॉस्ट, वो कार की क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। इसको समझने के लिए एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। जो टोटल है वो मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। जैसा दिख रहा है 10,35,000 9 लाख से तो ज्यादा ही है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा, हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा। ये बात याद रखना, मार्केट प्राइस क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ये भी आसानी से हो जाएगा, कुछ है नहीं। मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने बताया था जहां भी नेट आया गया उसका मतलब प्लस माइनस करके आया होगा नेट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे निकालते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिए, ये फैक्टर कॉस्ट में है, इसमें प्लस सब्सिडी भी हो सकती है, प्लस सब्सिडी, सब्सिडी जो गवर्नमेंट देगी, जो गवर्नमेंट जिस चीज में सब्सिडी देगी वो हो जाएगा ऐड इसमें, यहाँ सब्सिडी। तो डायरेक्ट टैक्स में से, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी घटा दोगे तो ये आ जाएगा एनआईटी। फिर से देखिए आपके पास है एनआईटी, ये आया कैसे है, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब आप सब्सिडी घटा दोगे, मान लो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स, मान लो आपके पास सैलरी थी 10,000, उसमें से सब्सिडी मिल गई आपको 900, सब्सिडी देनी पड़ी, तो कितने बचे आपको, ये ये है एनआईटी। नेट, नेट का मतलब किसी से प्लस माइनस करके आया होगा, शुद्ध है ये, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्या है, मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होता है फैक्ट्री कॉस्ट से, फैक्टर कॉस्ट से, प्लस में एनआईटी। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मान लो ये फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, एमपी में से एनआईटी घटाना पड़ेगा। बस यही याद रखना है और कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ये फॉर्मूला मान लो एग्जाम में पेपर में आ गया, तो इसको कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जीडीपी है मार्केट प्राइस पे, ये एनएनपी है फैक्टर कॉस्ट पे। क्या क्या चेंज हो रहा है, पी सेम है, पी सेम है, काट दो इसको। जी से एन पे चला गया, यानी ग्रोथ से किस पे गया, नेट पे, यानी कुछ प्लस माइनस करके आया होगा, ग्रोथ से नेट पे गया, ग्रोथ टोटल है, नेट प्लस माइनस है, तो इसमें क्या घटाएं, घिसावट यानी डेप्रिसिएशन। तो पहला फॉर्मूला आ गया, माइनस डी होगा डेप्रिसिएशन। अब डी से नेशनल, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे गए हैं, यानी छोटे स्तर से बड़े स्तर पे गए हैं, तो विदेशों से माल आया होगा, NIFA। ठीक है, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, हमें मार्केट प्राइस पता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्लस क्या होता है, NIT, लेकिन हमें पहुंचना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो MP में से NIT घटाना पड़ेगा, MP में से प्लस में से
NIT इसको घटाना पड़ेगा। तो MP तो ये है ही, तो इसको हटाओ, NIT को घटा दो, यहाँ NIT को घटा दो। ये हो गया इसका पूरा फार्मूला। फिर से देखिए, अगर समझ ना आया हो तो फिर से देखो इसको। G से हम N पे गए, यानी हमने कुछ घिसावट की, डेप्रिसिएशन, माइनस D से फिर N पे गए, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, यानी छोटे स्तर से बड़े स्तर पे गए, तो विदेशों से जो पैसा आया हुआ वो ऐड हो गया। P से P सेम है ही। अब MP से फैक्टर कॉस्ट में गए, यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में हमें पता है क्या रिलेशन है, ये है NIT। लेकिन हमें पहुंचना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो MP में से NIT घटाना पड़ेगा ना। MP तो है ही, इसमें से NIT और घटा दो, ये पूरा फॉर्मूला हो गया, -D प्लस NIFA माइनस NIT, अगर इसको चेंज करना है तो इस तरीके से एग्जाम में आएगा। 4 ऑप्शन दे देगा, किसी में इसको प्लस कर देगा, किसी में इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा। तो ये 3 ही फॉर्मूले बनते हैं इसमें। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे कैसे क्या होता है। इसमें एक टॉपिक और रह गया, बता देता हूँ। अब विदेशों से प्राप्त आय, जो मैं बता रहा हूँ बार बार, NIFA, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये अपना प्यारा भारत है, ये अपना प्यारा भारत है, मैथ थोड़ा गंदा बना है। तो इसमें अपने बहुत सारे मजदूर भाई कहाँ रहते हैं, मान लो दुबई में रहते हैं, अरब देशों में रहते हैं। वहाँ वो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा अपने परिवारों के पास भेजते हैं। मान लो उन्होंने पैसा भेजा 1 लाख, 1 लाख रुपए भेज दिए, लेकिन अपने यहाँ नेपाली भाई भी रहते हैं, वो भी पैसा भेज रहे हैं। मान लो 50,000 भेज दिए उन्होंने नेपाल, तो भारत में आया 1 लाख, गया 50,000, बचा कितना नेट, नेट कितना बचा, नेट नेट बचा 50,000। ये हो, इसको बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध धन। ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हमारे भाइयों ने भेजा 1 लाख, और जो हम विदेशी यहाँ रह रहे हैं, मान लो नेपाली हैं या और कोई किसी कंट्री के हैं, उसका जो प्लस माइनस करने पे नेट आएगा, वो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध धन। इस तरीके से इसको बोलते हैं NIFA। और एक क्वेश्चन और कभी कभी एग्जाम में बन जाएगा कि भारत की सबसे पहली GDP की कैलकुलेशन, मतलब राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो अपने दादा भाई नौरोजी ने बताया था। दादा भाई नौरोजी, 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 इन्होंने बताया था। अपनी कौन सी किताब थी इनकी, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इस बुक में इन्होंने राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की थी। उस समय कितनी कैलकुलेट की थी, 20 रुपए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि साइंटिफिक कैलकुलेशन सबसे पहले किसने की, साइंटिफिक कैलकुलेशन राष्ट्रीय आय की साइंटिफिक कैलकुलेशन किसने की थी, तो याद रखना प्रोफेसर VKR राव, VKR राव साहब ने 31-32 में की थी, 1931-32 में साइंटिफिक कैलकुलेशन की थी। और सबसे पहले बताया किसने, दादा भाई नौरोजी ने। और एक बात याद रखना, GDP में क्या काउंट नहीं होता। मान लो लोन लिया है, आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर में जब बजट डिस्कस होता है तो उसका 20 से 22% हम लोग कर्जा ही चुकाते हैं, भारत सरकार कर्जा ही देती है, तो लोन काउंट नहीं होता। दूसरा पेंशन, पेंशन जो देती हैं, सब्सिडी होगी, सब्सिडी उसमें ऐड नहीं होती है। लोन हो गया, पेंशन हो गया, ये सब GDP में काउंट नहीं होते हैं। एक और फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बता देता हूं। 3 फॉर्मूले आप कर चुके हैं, ये वाला कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है ना, राष्ट्रीय आय इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वैसे राष्ट्रीय आय है क्या, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये एक राष्ट्रीय आय है। इसको बोलते हैं C कंजम्पशन, उत्पाद, उपभोग, उपभोग है ये, उपभोग।
जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी खर्चा, ई इन्वेस्टमेंट, आई इन्वेस्टमेंट भारत में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हमने भारत से कितना सामान निर्यात किया, निर्यात मतलब बाहर भेजा, विदेशों में बेचा, और इंपोर्ट का मतलब बाहर से हमने कितना सामान खरीदा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, कुछ नहीं करना इसमें। इसको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ। इसको याद कर लो, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और XM एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, C से कंजप्शन, G से गवर्नमेंट खर्चा, I से इन्वेस्टमेंट। तो ये सभी जो आपको इस लेक्चर में मैंने बताए हैं फॉर्मूले, इसकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कुछ भी पसंद आया है या आपके दिमाग में कुछ भी लगा है कि इस क्लास से कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।